नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार IQ रैंकर्स में। और ये IQ रैंकर्स का एकेडमिक चैनल है जहां पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। उससे संबंधित जो भी नोट्स और PDF हैं वो भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी कड़ी में हमने बात की थी क्लास 10th के मैथ की, जिसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। और हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो क्या है आपका, वास्तविक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 हम पहले कर चुके थे, एक्सरसाइज 1.1 भी हम कर चुके हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 और 7 की करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण हमें करना है। मतलब हम सब जानते हैं कि कोई भी जो वास्तविक संख्या है, जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, वो क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। ठीक है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को आप क्या कह सकते हो, वास्तविक संख्या कह सकते हो। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो हम कहेंगे परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, जो हर है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। और तीसरी बात, जो P और Q होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। ये बात आप सभी जानते हैं, उम्मीद है। ठीक है, एक तो ये वाली बात हम सबको पता है। दूसरी चीज, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। और अपरिमेय क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, Q 0 के बराबर नहीं होता, और P और Q आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। और हम क्या चीजें जानते हैं परिमेय संख्याओं से रिलेटेड, वास्तविक संख्याओं को अगर हम दशमलव प्रसार के हिसाब से देखें तो इनका दशमलव प्रसार, ठीक है, अगर मैंने कहा अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होता है, वो अशांत और अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावर्ती। ठीक है, बस ये हम पुरानी चीजों को याद करने के लिए, एक बार हम जिन लोगों को नहीं पता होंगी उनके लिए सीख रहे हैं, और इसके बाद हम सीधे चलते हैं। यहाँ पे ये आपका दशमलव प्रसार अगर शांत होगा, दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है। ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, शांत को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं, ये सबको ही पता है, टर्मिनेटिंग। और अशांत आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर रिपीट हो रही है, अशांत हो रही है, और क्या हो रही है, आवृत्ति है, इनकी क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। अशांत और आवृत्ति भी परिमेय होती हैं, और शांत तो आपकी परिमेय होती हैं। जबकि आपको अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा दिखेगा, अशांत और अनावृत्ति। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब हम चलते हैं हमारे प्रमेय पर। ठीक है, जब हम परिमेय संख्याओं को, जैसे हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा इन सवालों में कि √2 क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवालों को अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ये जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ये प्रमेय पढ़नी पड़ेगी। ये प्रमेय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए इस प्रमेय का यूज करेंगे। अब इस प्रमेय में क्या है, मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। P आपकी कोई भी एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है आपका, कोई भी धनात्मक पूर्णांक। क्या मतलब हुआ इसका, आपके पास a नाम का आपका कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, मान लो। ठीक है, a नाम का कोई भी धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, a आपका कोई सी भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। मान लो a की वैल्यू आप कितनी रख सकते हो, 1 2 3 4
5 6 7 कुछ भी ले सकते हो, ए की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो जो आपकी मर्जी करे, ठीक है। ए की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए आपका कोई क्या है, नेचुरल नंबर है। ए की जगह पे आप कोई भी संख्या ले सकते हो। अब ए आपने मान लिया, आपने कह दिया कि भाई ए आपका क्या है, 10 है, ठीक है। और इसका वर्ग मैं कर दूं, ए का वर्ग क्या हो जाएगा, ए का वर्ग हो जाएगा आपका 100, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, ए हमारा 10 है और ए का वर्ग क्या है, 100। फिर से पढ़ते हैं, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। अब हमारे पास p क्या हो जाएगी, p आपकी कोई अभाज्य संख्या हो जाएगी, p आपकी क्या हो जाएगी, कोई अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याओं का मतलब आपको पता ही है कि वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो आपकी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। अब इनमें से अगर कोई भी संख्या ऐसी है जो 100 को कट करेगी, कोई भी संख्या, आप चाहे 2 ले सकते हो, आप चाहो तो 5 ले सकते हो। जैसे मैंने कहा ये 5 अगर ए स्क्वायर को कट करेगा, इस 100 को अगर हमारा ये 5 विभाजित कर रहा है तो 5 से हम ये पूरी तरीके से कट गया या नहीं, पूरा 20 जा रहा है। तो इसका मतलब ये 5 इस 10 को भी कट करेगा, यही इस प्रमेय में बताया गया है, ठीक है। क्या बताया गया है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, तो p हमारी क्या है, एक कोई अभाज्य संख्या 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, कोई भी हो सकती है। हमने यहाँ पे p को 5 मान लिया है, ठीक है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है और अगर हमारा ये जो p है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, a स्क्वायर आपकी कोई संख्या होगी, ठीक है, ए स्क्वायर आपकी क्या होगी, कोई संख्या होगी। तो हमने ए की वैल्यू निकाली, वहां से 10 आ गई, ए की वैल्यू आपकी 10 है। तो इन्होंने कहा अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये पक्की बात है पी ए को भी विभाजित करेगी। तो पी हमारा क्या था, 5 था, 5 ए को भी विभाजित कर रहा है। देख लो भैया, ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो ए को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक है। तो ये आपकी थी प्रमेय और इसी का यूज हम करने वाले हैं हमारी अपरिमेयता सिद्ध करने में, ठीक है। क्लियर है इतना। चलो अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, पहले एग्जांपल पे। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हमें ये वाली बात सिद्ध करनी है तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, विरोधाभास युक्ति का प्रयोग करेंगे। ऐसे तो हमारे पास कोई मेथड बना नहीं है कि भाई इसको इस तरीके से आप कर दो। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं। सबसे पहले माना जो √2 है एक परिमेय संख्या है। √2 को आप क्या मान लोगे, एक परिमेय संख्या मान लो पहले, ठीक है। √2 आपकी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि भाई हमें बताओ कि ये √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। हमने कहा कि भाई ऐसा करो, पहले √2 को क्या मान लो, एक परिमेय संख्या मान लो। अब हम अपनी बात, हमने ये वाली बात मान ली, अब हम अपनी बात को गलत सिद्ध करेंगे। गलत सिद्ध करेंगे, देखो कोई भी वास्तविक संख्या है या तो परिमेय होगी या अपरिमेय। अब हमने क्या कह दिया कि भाई √2 एक परिमेय संख्या है। हम कह रहे हैं √2 एक परिमेय संख्या है। अब हम अपनी बात को गलत सिद्ध करेंगे। हम कहेंगे कि √2, अभी हमने परिमेय संख्या सिद्ध करी, अब हम इस बात को मतलब इस बात पे जोर देंगे कि भैया √2 हमारी परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, √2 आपकी अपरिमेय संख्या होगी। अब हमारा सारा का सारा फोकस ये रहेगा कि √2 को अपरिमेय संख्या ना रहने दें। √2 आपकी वैसे भी नहीं है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हमें क्या करना है, माना √2 आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब √2 को आप क्या कर सकते हो, p/q के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। जहां आप कहोगे q क्या है, q 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। और साथ ही साथ एक और दो बातें और याद रखनी है, जो p और q हैं, p q आपके क्या है, पूर्णांक हैं। p और q आपके क्या हैं, पूर्णांक हैं। ये तो आपको पता है। परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या क्या होती है, वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। q 0 के बराबर नहीं होता और p और q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ये वाली बात आप सबको पता है, ठीक है। परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन थी ये। तो दूसरी एक और चीज हम यहाँ पे लिखते हैं, p और q जो है वो क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। p और q सह अभाज्य
संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब क्या है? इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कोई भी चीज मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनका HCF 1 आएगा। HCF इनका अगर मासा निकालेंगे ना, आपके पास P और Q, आपके पास दो ऐसी संख्याएं हो सकती हैं, कोई भी संख्या, ठीक है। जैसे हमने कहा 3/4 ही ले लो, चलो 3/4, तो 3 भी आपकी क्या है, 3 आपकी एक ऐसी संख्या है और 4 भी आपकी एक ऐसी संख्या है जिनके 3 और 4 के अगर हमने फैक्टर किए तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। 3 का कॉमन फैक्टर भी नहीं होगा और 4 का, 3 और 4 में कोई भी आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिलेंगे। या फिर मैं कहूं 3 और 4 का HCF निकालो, HCF निकालोगे आपको आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। HCF आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर आपका HCF किसी भी नंबर का 1 आ रहा है, इसका मतलब वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। इतनी बात हमें याद रखनी है कि भैया P और Q आपकी कैसी हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर हमको नजर नहीं आ रहा है या फिर एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इतनी बात हमें याद रखनी है कि P और Q आपकी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाली चीज को हम इधर ले चलते हैं, √2, या फिर हम क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। चलो दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर आपको क्या कर देना है, वर्ग कर दो। वर्ग कर दोगे, √2 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, बराबर P/Q का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। √2 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा, 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा P² अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका Q²। अब इस Q² को अगर मैं इधर ले आऊं तो आप क्या कहोगे, ये हो जाएगा आपका 2Q², किसके बराबर हो जाएगा भैया, P² के बराबर। और अगर मैं यहीं से एक बात और लिखूं कि Q² बराबर क्या हो जाएगा, P² अपॉन 2। क्लियर है इतना? तो हमारा क्या बात हमने यहाँ पे लिख के दिखा दी, ये वाली बात आपने लिखा कि √2 अगर आपकी एक परिमेय संख्या आपने माना है तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। हमने कहा हाँ बिल्कुल, √2 को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और साथ ही साथ P और Q आपकी क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं भी हैं। और सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है कि इनका HCF निकालेंगे 1 आएगा, या इनका अगर हमने कॉमन फैक्टर ढूंढने की बात की, आपको कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, केवल और केवल एक ही मिलेगा। एक ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं आपकी विभाजित हो जाएंगी। वैसे एक से तो सारी की सारी संख्याएं विभाजित होती ही है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसका दोनों ओर वर्ग करने पर आपको ये वाली चीजें मिल गई कि √2 का स्क्वायर हो गया, P/Q का होल स्क्वायर हो गया। √2 यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो कितना बन जाएगा, 2। ये आपका P² अपॉन Q², तो ये Q² इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2Q² किसके बराबर हो जाएगा, P² के बराबर, और Q² किसके बराबर हो जाएगा, P² अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब बनता है, इस बात का क्या मतलब बनता है, अब देखो भैया Q² बराबर P² अपॉन 2, इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है P² को विभाजित कर रहा है। जहां अगर हम कहें, जहां 2 P² को विभाजित करता है। अब देखो भैया P² के नीचे कितना लिखा है, 2, और हमें आंसर में क्या मिल रहा है, Q² मिल रहा है। और Q क्या है आपका, एक पूर्णांक है, अगर उसका वर्ग करोगे तो वो भी पूर्णांक आएगा या नहीं आएगा। इसका मतलब हमें एक चीज पता चल गई कि 2 P² को विभाजित करता है। अतः आपने अब पीछे एक प्रमेय पढ़ी थी, कौन सी प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय 1.2। तो आप लिखोगे प्रमेय 1.2 से आप एक और बात लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जब 2 P² को विभाजित करता है, 2 P² को विभाजित करता है, इसका मतलब 2 P को भी विभाजित करेगा। प्रमेय 1.2 में अभी हमने पढ़ा था, पीछे हमने ये प्रमेय पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी,
P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अतः प्रमेय 1.2 से हम ये वाली बात भी कह देंगे कि 2 जो है P को विभाजित करेगा। अतः प्रमेय 1.2 से हम ये पता कर सकते हैं 2 P को विभाजित करेगा। ठीक है, अब अगर आपका ये विभाजित होगा मतलब P है, P 2 से कट जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ, P/2 इसको हम लिख देंगे किसके बराबर, मान लो n के बराबर। ठीक है, P को अगर आप 2 से भाग करते हो तो वो क्या हो जाएगा, तो कुछ ना कोई पूर्णांक आएगा, कोई ना कोई पूर्णांक आएगा और वो पूर्णांक हम मान लेते हैं n। तो आपकी P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आपकी आ गई 2n, जहां n क्या हो जाएगा आपका, n कोई पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, n आपका क्या हो जाएगा, कोई पूर्णांक हो जाएगा। भाई P/2 है, अब 2 अगर आपका क्या है, 2 से आप P को विभाजित कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोई ना कोई पूर्णांक जरूर आएगा। P की वैल्यू कितनी आ गई, 2n आ गई। अब आप क्या करोगे, इसे समीकरण, ये हमारी एक समीकरण नंबर 1 थी, P बराबर 2n समीकरण नंबर 1 में रखने पर, P बराबर 2n समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 हमारी क्या है, समीकरण नंबर 1 हमारी ये रही 2q² बराबर p²। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2q² 2q² बराबर p की जगह पे आपको कितना रख देना है, 2n का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 2q² बराबर हो जाएगा 4n का स्क्वायर। अब अगर हम देखें ये 4 इधर गुणा करा रहा है, इधर जाके क्या करा लेगा, भाग। ठीक है, तो 4 इधर आके भाग करा लेगा, 2q² अपॉन कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा n² आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मतलब q² अपॉन 2 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, n² के बराबर। अब भाई एक बात देखो, जैसे हमारा यहाँ पे p² अपॉन 2 था, आपका आंसर क्या आ रहा था, q² और 2p² को विभाजित कर रहा था, और आपने कहा था 2p को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार हम कहेंगे जहां हमने q² को भी दिखा दिया, भाई जो q² है, q² 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, अतः प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 से हम ये वाली बात भी कह सकते हैं क्या, कि Q है वो Q भी 2 से विभाजित होगा, Q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। हमने क्या लिखा कि भाई प्रमेय 1.2 से हमने ये वाली बात लिख दी, Q भी 2 से विभाजित होगा। जब q² 2 से विभाजित होगा, 2 आपकी एक अभाज्य संख्या, अभी हमने पीछे प्रमेय पढ़ी है कि अगर a² p से विभाजित होता है तो a भी p से विभाजित होगा। यही हमने क्या किया, अगर q² 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। हमने ये वाली बात यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब हमें अगला काम क्या करना है, अगला स्टेप हमें क्या करना है, देखो भैया, अब अगर आपका Q अगर 2 से विभाजित हो रहा है, Q अगर आपका कितने से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, और अगर आपका Q 2 से विभाजित हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो आएगा, मान लो K आ गया, तो Q की वैल्यू आपने क्या लिखा, Q की वैल्यू 2K। भाई Q अगर आपका 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई पूर्णांक तो आएगा, और कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, हमने वो पूर्णांक मान लो K मान लिया, और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2K आ जाएगी। और अगर Q की वैल्यू 2K है तो Q की वैल्यू 2K है, और P की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, P की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, 2n आ रही थी, P की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2n आ रही थी। अब अगर आप गौर से देखें
कि भाई यहाँ पे कितना है आपका 2 कॉमन है, यहाँ पे कितना है आपका 2, मतलब इन दोनों में P और Q में क्या है आपका 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, P और Q में आपका क्या आ जा रहा है 2 कॉमन आ जा रहा है। इसका मतलब P और Q में हमने पहले क्या कहा था, P और Q एक कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इनमें एक के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहां पे हमने क्या प्रूफ कर दिया, P और Q में आपके कितने गुणनखंड आ रहे हैं, P और Q में आपका जो कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जा रहा है उसमें 2 भी आ जा रहा है। ठीक है, अतः हम कहेंगे अतः P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ, अतः P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड दो प्राप्त होता है। अच्छा, ये ऐसा हो क्यों रहा है, देखो भैया P और Q आपने क्या बोला था, P और Q आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, P और Q आपकी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, एक सेकेंड, अब देखो अब हमारा क्या है, P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको 2 प्राप्त हो गया। अब इसका मतलब क्या है, अब हमारे सामने एक अगर ये वाली चीज है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है, इसकी वजह से हमें क्या पता चल रहा है कि भैया ये जो सहअभाज्य संख्याएं थी, सहअभाज्य संख्याओं का क्या कहना था कि हमारे पास P और जो Q हैं इनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड आपका नहीं हो गया, एक के अतिरिक्त कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। और यहां पे हमने क्या प्रूफ कर दिया, कम से कम एक गुणनखंड तो हमने निकाल दिया था, P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है, कम से कम 2 तो प्राप्त हो ही रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं इसको इरेज करके इसको हटा के फिर मैं आगे इस चीज को लिख देता हूं जो लाइनें हमें लिखनी है। ठीक है, इतनी बात तो आ गई ना समझ में। अब ये क्यों प्राप्त हो रहा है, ये हमने क्योंकि गलत सलत मान लिया था भाई √2 हमारी क्या परिमेय संख्या है, तो हम नहीं, आपको पता है कि √2 परिमेय संख्या है, लेकिन इन्होंने प्रूफ करने को बोला था, तो हमने क्या किया, विरोधोक्ति का प्रयोग किया। ठीक है, सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक ऐसी चीज मान ली जो कि इसे पहले ही परिमेय संख्या मान ली, और हम इस काम में जुट गए कि इसे किसी भी प्रकार से हमें ये प्रूफ कर दें कि इनमें क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे P और Q हमारी सहअभाज्य संख्याएं थी और हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको 2 प्राप्त हो रहा है। और ये हमने ये इस बात का विरोध करता है कि P और Q क्या है आपकी, यहां से इस बात का विरोधाभास हमको प्राप्त हुआ कि P और Q आपकी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यहां से मैं लिख भी देता हूं, जिससे P तथा Q का सहअभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होने का विरोधाभास प्राप्त होता है, होने का विरोधाभास
प्राप्त होता है। ठीक है, इसको एक बार लिख लो, फिर मैं अभी इसको इरेज करके फिर आपको क्या कर देता हूं, आगे की लाइनें लिख के दिखा देता हूं। ठीक है, देखो यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। और हमारी गलत कल्पना क्या थी कि √2 हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। ठीक है, √2 परिमेय संख्या अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं देखो भाई, हमने क्या किया था, यह विरोधाभास हमको क्यों झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हमने क्या मान लिया था, हमने ये मान लिया था कि √2 जो है आपकी √2 जो है वो आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब गलत बात मानोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हमको ये वाली बात गलत हमको नजर आ गई, कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √2 परिमेय संख्या है। अतः हम ये इस निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब वो परिमेय संख्या नहीं होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 क्या हो जाएगी, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये लास्ट की लाइनें आप खुद से लिख सकते हैं, ऐसे ही आगे के क्वेश्चनों में करना होगा। मैं आपको प्रॉपर एक बार फिर से अगली चीजें बता देता हूं अगले क्वेश्चन के। ठीक है, √2 आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, आपको ये प्रूफ करना था। उम्मीद है ये वाली चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो अभी हम ऐसे ही क्वेश्चंस और करेंगे तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी देखो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, माना √3 एक परिमेय संख्या मान लो। ठीक है, √3 क्या मान लोगे आप, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला काम तो ये कर लोगे। अब इसके बाद अब √3 अगर परिमेय संख्या है, हम सबको पता है, तो √3 को हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि q 0 के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्या है, इसका मतलब p और q आपके क्या होंगे, पूर्णांक भी होंगे। p और q आपके क्या हो जाएंगे, पूर्णांक है। तथा p और q आपकी कैसी संख्या है, p/q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आपकी p और q जो हो जाएंगी वो कैसी संख्याएं हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इतना हमने काम किया था। हमने क्या माना, √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, q 0 के बराबर नहीं होता। और p और q जो होते हैं हमारे वो पूर्णांक होते हैं। और दूसरी चीज जो आपके p और q है वो कैसी संख्या है, वो आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं। इतना तो हम काम कर लेते हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याओं का आप सभी को मतलब अब पता चल गया होगा कि इनका HCF होता है। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसी दो संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होता। मतलब उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं मिलेगी, केवल और केवल जैसे आपने कहा 4 और 9 मान लो,
4 देखो है तो भाज्य संख्या, 9 भी भाज्य संख्या है, लेकिन अगर हम इनका HCF निकालें या हम कहें 4 और 9 के गुणनखंड करो और इनमें कोई मतलब कॉमन आ रहा है क्या, आप कहोगे सर 4 और 9 का या तो HCF निकालो, HCF भी आपका 1 आएगा, ठीक है। और इनके अगर कॉमन गुणनखंड किए, जैसे मैंने कहा 4 के फैक्टर आपके 2 और 2 हो जाएंगे, 9 के 3 और 3, हमने कहा इनमें कॉमन कुछ है, तो आप कहोगे सर कॉमन कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जो 4 और 9 है, ये जो जोड़ा है संख्याओं का वो अभाज्य संख्याओं का, सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। 4 और 9 कैसी हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 और 9 भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। 4 और 9 भाज्य संख्याएं हैं, 4 भी एक भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब हम अगले स्टेप में क्या करते थे, इनका दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ हम क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे, तो दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर क्या हो जा रहा था कि भी जो √3 था उसका भी वर्ग हो जा रहा था और P/Q का हम वर्ग कर दे रहे थे। फिर √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ये आपका P²/Q² आ जाएगा, ये Q² इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3Q² बराबर P² हो जाएगा और Q² बराबर हमारा हो जाएगा P²/3, ठीक है। इतनी बात आ गई याद। अब हम क्या कहते थे, हम कह रहे थे कि भी देखो जहां P² 3 से विभाजित है, जहां 3 क्या कर रहा है, P² को विभाजित कर रहा है, P² को विभाजित करता है, विभाजित कर रहा है। फिर हमने कहा था कि भी हमने प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय 1.2, प्रमेय 1.2 से आप एक बात और कह सकते हो, क्या, प्रमेय 1.2 से हम कह सकते हैं क्या, 3 P को भी विभाजित करेगा। अगर 3 P² को विभाजित करता है, 3 हमने अभी जो प्रमेय पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था, जहां P अगर आपकी कोई ऐसी एक अभाज्य संख्या है जो A² को विभाजित करती है, तो इसका मतलब P A को भी विभाजित करेगी, जहां A कोई पूर्णांक होता है। यही हमारी प्रमेय 1.2 थी, तो उसी को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जहां 3 आपकी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, P² को विभाजित कर रहा है। अब इसका मतलब जो 3 है वो P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। 3 किसको विभाजित करेगा, P को विभाजित करेगा, ठीक, 3 P को विभाजित करेगा। ठीक है। अब अगर 3 P को विभाजित कर रहा है, 3 P को विभाजित कर रहा है, मतलब P/3 हमको साफ साफ नजर आ रहा है। P/3 को हमने किसके बराबर रखना था, n के बराबर रखना था। P को अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक प्राप्त होगा, इसका मतलब P/3 आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, n आ जाएगी। और इसका एक और मतलब हुआ कि ये 3 इधर जाके गुणा कर लेगा, तो हमें एक और चीज पता चल गई कि P किसके बराबर हो जाएगा, 3n के बराबर हो जाएगा। P अगर 3n के बराबर है तो आपको P बराबर 3n समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी थी, समीकरण 1 हमने पहले किसको माना था, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना था, ठीक है। यहां पे रख दो भैया 3n रख दो, तो आपका क्या हो जाएगा 3Q² बराबर P की जगह पे हम कितना रख देंगे, 3n का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। P की जगह पे 3n रख देंगे, उसका स्क्वायर है P का, तो हमने यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3Q² बराबर कितना हो जाएगा 9n²। ये 9 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो 3Q² अपॉन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा n²। 3 एकम 3, 3 3 9, इसका मतलब जो Q² है वो हमारा कितने से विभाजित हमको नजर आ रहा है, 3 से। Q² को हम 3 से भी विभाजित कर सकते हैं, क्या मतलब है, जहां इसको मैं इधर लिख देता हूं, ये वाली लाइन हो गई,
इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, जहां क्यू स्क्वायर कितने से विभाजित हो रहा है, या यहां पे इस तरीके से ही लिख दो, जहां 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। अब जब 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रमेय 1.2 से हम ये वाली बात भी कह सकते हैं, क्या 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। और अगर आपका 3 क्यू को भी विभाजित करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इस तरीके से q/3 और कोई यहाँ पे संख्या लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 इधर जाके गुणा करा जाएगा, 3k हो जाएगी। और अगर q की वैल्यू 3k है और p की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, p की वैल्यू हमारी 3n आई थी, तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे कि भाई देखो यहाँ पे भी आपको 3 नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको 3 नजर आ रहा है, तो हम एक बात कह सकते हैं कि p और q में कम से कम, अतः p तथा q का, p तथा q में कम से कम 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, अब देखो अगर हमको 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया हमने कहा कम से कम 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या एक कम से कम 3 एक ऐसी संख्या है जो इसका एक क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखो भाई आपने यहाँ पे क्या माना, p और q आपकी क्या है, सहभाज्य संख्या है, और यहाँ पे आप क्या कह दे रहे हो कि भैया सहभाज्य संख्याओं का पहले तो मतलब समझ लो भाई, सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, एक के अलावा कोई नहीं होता। मतलब क्या हो गया, आपका HCF अगर निकालोगे, मासा निकालोगे तो आपका 1 आएगा। ठीक है, और यहां पे आप क्या कह रहे हो कि भैया इसमें 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, मतलब 3 भी, अब इन दोनों संख्याओं का अगर आप मासा निकालने बैठोगे, मासा कैसे निकलता है, जो कॉमन फैक्टर हो, मतलब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो HCF अब कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पे कह रहे थे HCF 1 आएगा, यहाँ पे कह रहे हो आप HCF 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाली बात क्यों गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या मान रखा था, यहाँ पे आपने गलत बात मान रखी थी कि √3 जो है आपकी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपकी √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये वाली बात आपने गलत मान रखी थी, इसीलिए यहाँ पे ये जो विरोधाभास है वो उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो अब अगली चीज जो हम लिखने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं अब अगली चीज हम लिखने वाले हैं देखो अब आगे हम क्या लिखने वाले हैं, अतः p और q में कोई उभयनिष्ठ 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये है ये जो विरोधाभास है, p और q में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्यों उत्पन्न हो रहा है, चलो यही लिख लो, ये विरोधाभास
इसलिए उत्पन्न हो रहा है, या फिर इस तरीके से थोड़ा सा और हम इसको और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। पी तथा क्यू में कम से कम 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P व Q का, या तो आप लिख दो P व Q आपकी सहवाज्य संख्या है, या फिर आप लिख सकते हो P व Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये वाली बात आपको लिख देनी है। ठीक है, अब हम वो वाली लाइन लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारे सामने क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या कहते थे, गलत कल्पना कर ली थी, गलत चीज मान ली थी कि जो आपका क्या है ठीक है, ये मिटा दूं, अब ये आप उतार लो एक बार, फिर मैं इस क्या कर देता हूं, आगे ये वाली बात लिख देता हूं, इसको मैं रेज कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली बात हम क्या करेंगे परंतु यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमने ये गलत कल्पना कर ली थी, कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष अब देखो भैया, अगर आपकी √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, भाई गलत कल्पना कर ली है, आप खुद ही कह रहे हो कि गलत कल्पना कर ली है, अतः हम निष्कर्ष इस बात से निकाल सकते हैं तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तरीका वही रहेगा आपका
क्या करना है आपको, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। इसको आप क्या करोगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लोगे। अब आपको पता है परिमेय संख्या की डेफिनेशन सबको पता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 5 माइनस √3 बराबर आप क्या लिखोगे, मान लो इसे a/b के रूप में लिख लेते हैं आपकी, ठीक है। b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक। और क्या होगा, a और b हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, a और b को हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। आपको क्या करना है, 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ये आपने लिखना है। 5 माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, क्योंकि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में आपका होगा ही होगा। b 0 के बराबर नहीं होता और a और b आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। और आप कह दोगे a और b आपकी कैसी हैं, सह अभाज्य संख्या है। वैसे हमें इसकी अब जरूरत पड़ेगी है नहीं, मगर फिर भी लिख लो, ठीक है। अब 5 माइनस √3 बराबर a/b है, इसका मतलब हम इसको क्या कर लेते हैं, 5 माइनस √3 बराबर a/b था। आप क्या करो, इस a/b को इधर ले आओ, √3 को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 5, ये a/b प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये माइनस का √3 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा प्लस का, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, 5 माइनस a/b बराबर क्या आ गया, √3 आ गया। अब देखो आपको पता है a और b आपके क्या है, पूर्णांक है, a और b आपके क्या है, पूर्णांक है, और बल्कि a और b आपका परिमेय संख्या भी है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि जो a/b आप यहाँ पे कह रहे हो, a/b यहाँ पे आप कह रहे हो, ये जो है ये आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है। आप यहाँ पे 5 है, इसके नीचे भगवान जी प्रेजेंट, मतलब 1 आ जाएगा, 5/1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपकी एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। और अगर आप एक परिमेय संख्या में से एक दूसरी परिमेय संख्या को घटाते हैं, एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होती है। बात आई समझ में। अगर आप एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या घटाते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपकी वो भी आपकी एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। क्या लिखेंगे अब हम, इसका कारण लिखेंगे 5 माइनस a/b, ठीक है। 5 माइनस a/b में एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात, या फिर अर्थात ना लिख के आप ये भी लिख दो, 5 माइनस a/b आपको साफ साफ नजर आ रहा है। 5 आपकी एक परिमेय संख्या, a/b आपकी एक परिमेय संख्या है, तो आपका जो √3 आएगा वो भी तो आपकी एक परिमेय संख्या होगी। जब एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या घटाते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, एक परिमेय संख्या के। तो हम लिख रहे हैं 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो हमारे हिसाब से अगर अभी ये परिमेय संख्या है 5 माइनस a/b आपकी क्या है,
परिमेय संख्या है, और हमने ये भी कहा कि जब हम एक परिमेय संख्या में से दूसरे 5 भी एक परिमेय संख्या, a बटा b भी एक परिमेय संख्या, और 5 में से अगर हम ये एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या घटाते हैं, हमें क्या मिलेगी, एक रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, एक परिमेय संख्या। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 माइनस a बटा b तो आपकी परिमेय संख्या है, तो ये जो √3 है वो भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। जबकि एक बात खुद बताओ, √3 को अभी आपने प्रूफ किया था, √3 क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु इस तथ्य से इस बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √3 एक किस बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमें पता है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हमारे पास ये वाली बात एक परिमेय संख्या है, तो ये वाली भी आपकी एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। इस तरह से इस बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो हमने क्यों इस बात का विरोधाभास उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने फिर से वही बात की गलत कल्पना कर ली थी कि 5 माइनस √3 आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। और वो गलत कल्पना हमारी क्या क्या थी कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने क्या गलत कल्पना कर ली थी कि 5 माइनस √3 क्या है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि हमने क्या मान लिया था कि 5 माइनस √3 आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम इस बात से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर देना था, सिद्ध कीजिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो है वो आपका तरीका रहने वाला है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 7 पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, एक बार देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो वैसे तो हमें पता है कि भाई कोई भी अपरिमेय संख्या, जैसे √2 हमें पता है अपरिमेय संख्या, अभी हमने पीछे प्रूफ भी किया था। तो हमने अगर उसमें 3 से गुणा करा दी, 3 क्या है आपका, कोई भी नंबर हो सकता है, आप उसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कह दो। तो एक परिमेय और अपरिमेय संख्या की गुणा अगर आप कराते हो तो आपको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या है, और बस हमें ये सिद्ध करना है। ऐसे ही हमने क्या कहा था, 5 माइनस √3, √3 आपको पता है, √3 आपको पता है कि यह परिमेय संख्या है, और ये क्या है आपकी एक परिमेय संख्या। अगर आप एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटाते हो तो आपको क्या मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हो तो आपको परिमेय संख्या प्राप्त होगी, जिस बात का हमने यहाँ पे
एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3√2 एक क्या है आपकी परिमेय संख्या है। अच्छा, 3√2 अगर आपकी एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब 3√2 को आप क्या कर दोगे, a/b के बराबर लिख दोगे, जहां आप कुछ बातें लिखते हो कि भैया देखो b जो है ना वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, a और जो b होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो आपके पूर्णांक होंगे, और a और b जो हो जाएंगे वो आपकी कैसी संख्याएं हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब अगर आप क्या देखोगे, आप देखोगे जो √2 है, √2 है, इसको आप क्या कर सकते हो, ये 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, a/ क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। अच्छा, a क्या है आपका, एक पूर्णांक है, 3b आपका, अब ये b भी क्या था आपका, एक पूर्णांक था, आपने माना था। और एक पूर्णांक में जब एक और मतलब किसी संख्या से गुणा करते हैं, किसी पूर्णांक से गुणा करते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका एक पूर्णांक आ जाएगा। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक बराबर क्या हो गई, परिमेय संख्या। तो ये भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप क्या कहोगे कि भाई a/3b भी आपकी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, जो काम हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, वही काम हम वहां पे करने वाले हैं। 5 - a/b एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a/3b। मैं एक काम कर देता हूं, इसको बता देते हैं कि भैया ये भी आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और आप कह रहे हो कि एक परिमेय संख्या किसके बराबर है, आप जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग करते हो तो जो भी संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या मिलेगी। और अगर आपको ये परिमेय संख्या मिलेगी तो √2 क्या हो जाएगी आपकी, एक √2 भी आपकी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, हम कहेंगे परिमेय संख्या है, चूंकि a तथा b आपके क्या है, पूर्णांक हैं, अतः a/3b एक परिमेय संख्या होगी। अब अगर आपका a तथा 3b अगर आपकी एक परिमेय संख्या है, देखो यह a/3b अगर आपकी एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब a/3b किसके बराबर है, √2 के। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जो हमने देखो पीछे अभी हमने पिछले उसमें लैंग्वेज लिखी है, सेम लैंग्वेज हमें यहाँ पे भी लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 5 - a भी एक परिमेय संख्या था, √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु इस तथ्य से इस बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √3 आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इस यहाँ पे भी यही बात लिखते हैं, परंतु इस तथ्य से इस बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है
कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो भैया, हम सबको पता तो है, अभी हम प्रूफ भी करके आए कि अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग कर रहे हैं तो एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, और परिमेय संख्या, तो इसका मतलब जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होना चाहिए, आपका एक परिमेय संख्या होना चाहिए। अंडर रूट 2 अभी आपकी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अंडर रूट 2 आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तथ्य से इस बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अंडर रूट 2 आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये विरोधाभास हमको मिल क्यों रहा है, देखो भाई हमने पीछे भी लिखा है यहाँ पे, बोले परंतु इस तथ्य से इस बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। हमें यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम आगे भी यही लिखेंगे, हमें यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। कि हमने क्या माना था, 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ये भी हमारी गलत कल्पना थी कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब जब गलत कल्पना से हमें ये पता चल गया कि भाई हमने जो कल्पना की है वो गलत है, वो परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय होगी। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। ये तो सिंपल बातें थी, ये तो समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और आसानी से ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो हमारे एग्जाम्पल्स आपके उदाहरण नंबर 7 तक थे। अब हमारी प्रश्नावली शुरू होगी, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे जिसमें आपको एक्सरसाइज 1.2 का सारा मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।